नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको हम हमेशा यही बात करते हैं कि अगर परीक्षा पास करना है तो मॉडल पेपर का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर वो प्रश्न है जो कि आपको बताते हैं कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो उन सब संभावनाओं को देखिए, और ये जो हम आपको मॉडल पेपर देते हैं, ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने विगत परीक्षाओं को देखा है कि कैसे हमने हूबहू प्रश्नों को अपने वीडियो से या मॉडल पेपर से हूबहू प्रश्न परीक्षा में आए हैं। तो मित्रों, इसको देखते हुए और अपने अनुभव को आपको साझा करते हुए हम यही कहेंगे कि वीडियो को स्किप न करिए, पूरा वीडियो बहुत आराम से देखिए और समझिए और स्वयं विश्लेषण करिए। एक छात्र की भांति विश्लेषण करिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मेरे द्वारा बताया गया उत्तर ही ऐसा है और आपने ऐसा उत्तर सोचा, तो हम दोनों के बीच में अंतर कहाँ हो रहा है। उस अंतर को अगर आपने पकड़ लिया तो समझिए आप 75% सीटेट या टेट क्वालिफाई हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न, जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक प्रतीत होता है। आपको पढ़ना है पहले पूरा विकल्प। आप समझ रहे हैं, माना कि आपका उत्तर बी सही है, फिर भी आपको पूरा विकल्प जरूर पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, चूंकि सीटेट शिक्षण से रिलेटेड विषय है, ज्यादातर शिक्षण से सवाल आते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 75 प्लस 75 प्रश्नों का। तो वहां पर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सटीक पूछा है या शिक्षण से रिलेटेड पूछा है। तो हमें पूरे विकल्प को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने सवाल को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए। आपका पहला ऑप्शन है, बाहरी आक्रमणकारियों ने सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बिल्कुल, बाहरी आक्रमणकारियों ने सभ्यता को पूरी तरीके से नष्ट किया, लेकिन उसमें हमारी जो सभ्यता थी कुछ न कुछ बची थी, इसलिए ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, नदियों का मार्ग बदलना और वनों का कटाव मुख्य कारण रहे होंगे, और ये आपका बिल्कुल सही है। फिर भी हम तीसरा देखेंगे ऑप्शन, यहाँ के शासकों ने अपनी शक्ति खो दी थी, जो कि गलत है। और चौथा है आपका, महामारी के कारण पूर्व जनसंख्या समाप्त हो गई, ये भी गलत है। तो सबसे सटीक ऑप्शन आपका कौन सा है? बी ऑप्शन है। क्योंकि उस समय की जो कंडीशन थी, उसमें इतिहासकारों का यह मानना है कि नदियों का मार्ग बदलना और वनों की अत्यधिक कटाई होने से यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो ठप हो गई थी। चूंकि अत्यधिक वन कट गए थे ईंट पकाने या मकान की जरूरत को पूरा करने के कारण, तो वहां पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया था। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका, इसमें किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल बौद्ध धर्म के लिए था, इसलिए आपका सही है। दूसरा है, अशोक ने धम्म के संदेश फैलाने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, और ये भी आपका सही है। तीसरा, धम्म का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म को अनिवार्य बनाना था, ये आपका गलत है, और प्रश्न के अनुसार यही आपका उत्तर सही है। क्योंकि जो अशोक ने धम्म को शुरू किया था, उस धम्म में उन्होंने बौद्ध धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है और प्रश्न के अनुसार सही है। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल इसलिए गलत, सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करना तथा रैंक निर्धारित करना, यही आपके मनसबदारी प्रथा का सबसे
यही आपके मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो मनसबदारी प्रथा है वह अकबर के द्वारा शुरू की गई एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक, तो प्रशासनिक प्रणाली का मतलब है कि इसमें आपका रैंक भी होगा और सेना भी होंगे। तो मनसब का जो अर्थ है वो रैंक होता है। अब आप समझ रहे हैं मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और बिहार में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। कुंवर सिंह जो है आपके कहाँ के थे? आरा जिले के, आरा जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार। और ये 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और बिहार के शेर के रूप में भी हम लोग इनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई, किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले और मुमताज अली। तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक, कब लिखी गई थी? 1882 में लिखी गई थी। और यह जो है नारीवाद आलोचना के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, नारीवाद के आलोचना। तो चाहे नारीवाद के आलोचना में आए तब भी हमें यही पुस्तक का नाम लिखना है। और इसके जो रचनाकार हैं कौन है? ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को किस लिए प्रेरित किया था? पहला, ईसाई धर्म अपनाने के लिए, बिल्कुल गलत। सतयुग की स्थापना और अपनी गौरवशाली अतीत को वापस पाने के लिए, और बी ऑप्शन आपका सही है। जो बिरसा मुंडा थे वो मुंडा राज की स्थापना किए थे और उन्होंने अपने अतीत को वापस लाने के लिए अनेक प्रकार के युद्ध लड़े और उस युद्ध में जो गरीबी थे, गरीबी के कारण अपना धर्म बदल लेते थे, उनके लिए इन्होंने एक कल्पना का युग दिया, जहां जैसे आदिवासी लोग जो होते थे, गरीब होते थे, खेती करते थे, उन सबको अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा ने बहुत ही उनका साथ दिया, मदद किया और एक तरीके से अपने साथ जोड़कर सतयुग की स्थापना और गौरवशाली अतीत को पाने के लिए एक समृद्ध योजना बनाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसे भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक आपको राजा राम मोहन राय, अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का भी जनक, का जनक किसे? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने क्या किया था? जो आपकी सती प्रथा है उसके खिलाफ लड़े थे और कानून बनवाया था। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया था और सामाजिक राजनीतिक चेतनाओं के बारे में सोचा था। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ना, तुर्की के खलीफा के पद और सम्मान की रक्षा करना, यहाँ केवल है इसलिए गलत, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करना। तो जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन को जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की के खलीफा थे उनके पद और सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? जिससे कि हिंदू और मुस्लिम की क्या बनी रहे? एकता बनी रहे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन।
इसमें जो तुर्की के खलीफा हैं उनके पद, चूंकि जो तुर्की के खलीफा हैं उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। तो मुसलमान लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो उनका जो सम्मान है उसके रक्षा के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था और इसी का मुख्य उद्देश्य भी यही था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि अगर हम इनका सम्मान करेंगे, इनके खलीफा पद का सम्मान करेंगे, तो हमारा जो हिंदू और मुस्लिम एकता है उस पर जोर दिया जाएगा, इसमें मदद होगी। उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ इसको जोड़ दिया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है और मेन कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्य रूप से बनी होती है सिलिका और एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम और सिलिका से, निकेल और लोहे से, लोहे और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो उसे कहा जाता है निफे। क्या कहा जाता है? निफे। निफे का मतलब Ni और Fe। Ni का मतलब है आपका निकेल। क्या है? निकेल। और Fe का मतलब होता है आयरन, फेरस या लोहा। ठीक है, तो अब आप यहां से समझिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निकेल और आयरन, निकेल और लोहे से, निफे से, तो कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच पर समय क्या होगा? शाम के 5:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे और दोपहर के 3:30 बजे। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। इसको आप लोग नोट करिएगा, यही आपका सूत्र बनेगा। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। इसका मतलब कि ग्रीनविच से 0 डिग्री से लेकर 5 घंटा अर्थात 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का है आप, 5.5 घंटा पूरा हम बोल दे रहे हैं। 5.5 घंटा हमको क्या करना होगा? आगे का समय है भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो हमारा ग्रीनविच है। ग्रीनविच से 0 डिग्री से लेकर 5.5 घंटा आगे की ओर है। हमें ग्रीनविच पर समय बताना है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर पर अर्थात ग्रीनविच पर समय क्या होगा, तो यही 5.5 घंटा हम पीछे जाएंगे तब तो हमें ग्रीनविच का समय मिलेगा। और 12 बजने में 12 बज रहा है अगर भारत का समय और 5.5 घंटा हम पीछे चले गए, इसमें हम घटा दें। जब घटा देंगे तो कितना होगा? ये 1 घंटा इसको दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। अब 60 मिनट में 30 को घटाएंगे तो 30 मिनट बन गया और यहाँ बचा 11, 11 में 5 घटा दिए तो 6:30 अर्थात कौन सा समय? क्योंकि ये दोपहर का था, ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग। क्योंकि पीछे हम जा रहे हैं ना 5.5 घंटा, तो आपका मॉर्निंग का 6:30 अर्थात सुबह के 6:30 बजे। समझ में आया? फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जो भारत का समय है, भारत का समय मानक समय वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, मतलब आगे है। और ये ग्रीनविच से 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे चल रहा है ये समय। भारत में बज रहे हैं कितना? 12। अब हमको ग्रीनविच पर बताना है समय, चूंकि 0 से 5.5 घंटा आगे है भारत का समय, तो यही हम 5.5 घंटा क्या करेंगे? घटा देंगे। अब ये चूंकि नून का समय है, आप पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा किसमें? मॉर्निंग का समय। तो ये 1 घंटा इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? 60। अब 60 में 30 घटा दिया आपने, 30, यहाँ बचा 11, 11 में 5 को घटाया 6, तो ये मॉर्निंग का 6:30 बज रहा है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलवास किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? जो सेलवास है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं, जो
सिलवास है वो अमेजन के जो बेसिन के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनको हम लोग सेलवास के भी नाम से जानते हैं। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये चीज आपको मध्यमंडल में, मध्यमंडल, तो इसका जो ऑप्शन आपका उत्तर सही होगा क्या होगा? सीधे ऑप्शन नंबर सी, मध्यमंडल मेजोस्फीयर। इसमें क्या है? उल्का पिंड जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि, जो स्थानांतरित कृषि है को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? और स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम झूम खेती है। इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा आपका? बी ऑप्शन, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है संसाधन संरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है, क्योंकि आप संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे और फिर उनके नवीनीकरण के लिए आप समय देंगे तो ये संसाधन का आप क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट, विषुवत इक्विनॉक्स दिया है, इसका मतलब होता है विषुवत या विषु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए, विषुवत रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। 21 जून को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, ये आपका सही है। या 21 मार्च या 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं सीधे भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, और आपका यही सही है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसमें क्या होता है कि कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और न ही कोई दूर, परिणाम स्वरूप दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। इसको हम किसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से पूरा समझा देंगे, और जो 21 जून है, दिसंबर का समय है, सबके बारे में बता देंगे उसी वीडियो में। सवाना घास के मैदान, जो सवाना घास का मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपका अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सवाना घास की खासियत क्या है? लंबी और कड़ी पत्ती, लंबी और कड़ी घास या पत्ती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें आपका एक धर्मनिरपेक्ष था, अखंडता था और समाजवादी। ठीक, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध से संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो आपका निवारक निरोध से संबंधित है मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार सबके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और ये आपका है अनुच्छेद 22। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल भारत के नागरिकों द्वारा सीधे? बिल्कुल गलत। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित। तो जो राज्यसभा का चुनाव है वो राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? और ये लागू हुआ था भारत में 2006 में। कब लागू हुआ था? 2006 में। इसमें क्या था कि महिलाओं को घर के भीतर होने वाली शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा से
ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। 2005 में पारित हो गया था और 2006 में लागू हुआ था। और कब, 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जिले स्तर पर पूछा जा रहा है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन, जिला परिषद। ग्राम स्तर पर कौन होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, और इसे सबसे निचला स्तर कहा जाता है। और सबसे जिले स्तर पर जिला परिषद जिला स्तर, और ये आपका सर्वोच्च स्तर है। ठीक, ब्लॉक स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य स्तर या ब्लॉक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। और ये बहुत सरल है, कौन सा है आपका, अनुच्छेद 17। इसमें क्या कहा जाता है, अस्पृश्यता छुआछूत को पूरी तरह समाप्त किया जाता है। और इसके अनुसार क्या है, अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण वर्जित है और यह दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हसियाकरण के संदर्भ में आदिवासी शब्द का अर्थ है पिछड़ा हुआ व्यक्ति, मूल निवासी, जंगली लोग, अल्पसंख्यक। आदिवासी का जो अर्थ होता है मूल निवासी, कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आदिवासी शब्द में क्या है, आदि और वासी। आदि का मतलब क्या होता है, शुरू या शुरुआत। आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत। वासी का मतलब निवास करने वाले। तो जो शुरू से निवास कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मूल निवासी कहेंगे। तो बी ऑप्शन यहां से आपका सही है, आदिवासी का मतलब भी यही होता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन, देखिए आ गया अपर हाउस को राज्यसभा। देखिए संसद क्या है, संसद आपका कानून बनाने वाली संस्था है और इसके दो सदन होते हैं, एक को हम लोग राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। जो राज्यसभा है इसे ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन या फिर निम्न स्तर का घर भी कहते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं या निचली सदन कह सकते हैं। तो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों को याद करवाना। ये देखिए आप समझ लीजिए कि किसी भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रटना या याद कराना है ही नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और मानवीय मूल्यों का विकास करना, और ये आपका अभी तक सही है। सी ऑप्शन में अच्छे अंक दिलाना, जो कि गलत है और यहाँ केवल है इसलिए गलत। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षार्थियों में संसद की कार्य प्रणाली समझना चाहता है, इसके लिए प्रभावी विधि कौन सी होगी। भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, मॉक पार्लियामेंट, युवा संसद का आयोजन करना, और डी ऑप्शन है चार्ट और मॉडल पेपर दिखाना। और अगर बच्चे को हमें समझाना है संसद की कार्य प्रणाली, तो हम खुद छात्र को कहेंगे कि सांसद बनकर क्या करे, बहस करे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मॉक पार्लियामेंट, अर्थात एक युवा सांसद की तरह बहस करना और संसद की जटिल प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझे। और जब इसे बच्चा करके सीखेगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी का उपयोग क्यों किया जाता है। छात्रों को मनोरंजन, और गलत है, जटिल अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने के लिए, और यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है। इतिहास की पाठ्यपुस्तक,
प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, बिल्कुल गलत। किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत का शिलालेख, किसी आधुनिक, गलत। समाचार पत्र संपादकीय लेख, ये भी गलत। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत पर जो लिखा गया शिलालेख है वही आपका प्राथमिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? देखिए शिक्षण से रिलेटेड है, इसलिए शिक्षण जैसा ही हल करेंगे। केवल देखा, कट कर दिया। बच्चे के विकास के सभी पहलुओं, शैक्षिक और सह शैक्षिक स्तर पर जोर देना। वर्ष के अंत में परीक्षाओं पर जोर देना। छात्रों की रैंकिंग पर जोर देना, जो कि सी और डी दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल बी ऑप्शन आपका सही है। कक्षा में विविधता जो को संभालने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कितना बढ़िया प्रश्न है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में भी। छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए और उसे शिक्षण में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी दोनों ऑप्शन अभी तक सही सटीक लग रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा केवल इसलिए गलत। पिछड़े छात्रों को अलग कक्षा में बैठना, गलत। तो सी डी गलत है। केवल ए बी में हमको फिर से चेक करना है। चलिए देखते हैं। सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और बी ऑप्शन कह रहा है छात्रों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका सम्मान करना चाहिए और उसे शिक्षण में शामिल करना चाहिए। ऐसे भी सटीक बी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम उनके पृष्ठभूमि का सम्मान कर रहे हैं और उसे हम उनको जो है शिक्षण में शामिल कर दें, इससे क्या होगा? जो छात्र है वो जुड़ाव महसूस करने लगता है और बेहतर ढंग से सीखता है। तो हमें बच्चे को जोड़कर चलना चाहिए, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए और अपने शिक्षण में जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने आप को टीचर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तो आज साथियों बस इतने ही प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये संविधान, सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के प्रश्न हैं, आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नए भाई बहन हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इससे उन्हें आगामी आने वाले वीडियो के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहेगी।